नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है पूर्व जन्म का रहस्य और इस कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। आकाश ने उस लड़की को नज़रों से ही बैठने का इशारा किया तो वो लड़की बैठते हुए बोली, मैं यहाँ नई हूँ। मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आए हैं, लेकिन मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, तो बोर हो रही थी। पापा तो अपने सर्कल में बिजी हैं और देखिए ना, ये बुके भी मेरे हाथ में ही है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि किसका बर्थडे है, तो इसे अभी तक अपने हाथों में ही पकड़े हुए हूँ। आकाश ने बुके की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर आप चाहें तो ये मुझे दे सकती हैं। आज मेरा ही बर्थडे है। वो लड़की आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए बोली, आपका बर्थडे है? आकाश उसकी ओर बिना भाव के देखते हुए बोला, अगर आपको विश्वास नहीं है तो छोड़ दीजिए। लड़की हड़बड़ाते हुए बोली, अरे ऐसा नहीं है, मैंने बताया ना कि मैं किसी को यहाँ जानती नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता था। फिर उसकी ओर बुके बढ़ाते हुए उसे बर्थडे विश किया और बोली, मेरा नाम आकाशी है। मैं यहीं पास के शहर में रहकर पढ़ाई करती हूँ। आकाश उससे बुके लेकर मुस्कुराते हुए थैंक्स बोलता है। आकाशी संकुचाते हुए उससे बोलती है, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। इस पर आकाश मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर मैंने अपना नाम बताया तो फिर आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आकाशी ने पूछा, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इस पर आकाश हंसते हुए बोला, क्योंकि मेरा नाम आकाश है। उसकी बात सुनकर आकाशी मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। हमारे नाम आपस में कितने मिलते हैं। मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या हम? उसकी बात सुन आकाश बोलता है, शायद आप ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है। शायद मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते। शायद मैं ही आपके दोस्त के लायक नहीं हूँ। आकाश की बातों को सुनकर आकाशी मुस्कुराते हुए कहती है, आगे का तो पता नहीं, लेकिन अभी इस पार्टी के लिए तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छी कंपनी दे सकते हैं। आखिर आप भी अकेले हैं और मैं भी यहाँ किसी को नहीं जानती। आकाश उसकी बातें सुनकर सहमति में अपना सिर हिलाता है। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें कर दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। आकाशी से बातें करने के बाद अब आकाश का मन थोड़ा सा शांत भी हुआ था। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग जाने लगे तो आकाशी ने चुपके से अपना फ़ोन नंबर आकाश के फ़ोन में डायल कर सेव कर दिया। आकाश उसकी इस हरकत पे बस मुस्कुरा के रह गया था। सबके चले जाने के बाद घर में भी सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। आकाश भी अपने कमरे में आकर लेट गया था और आज हुई घटनाओं को याद कर रहा था। आकाशी का ध्यान आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद ही आ गई। उसने अपने फ़ोन में उसका नंबर देखा और गुड नाइट का मैसेज भेजकर सो गया। अगली सुबह भी हर दिन की तरह ही था। सब नाश्ता कर अपने अपने काम में लग गए, लेकिन आकाश का मन नहीं लग रहा था। उसे रह रह कर उस तांत्रिक का ध्यान आ रहा था, जो कि आखिर उस तांत्रिक ने गीता के साथ क्या किया होगा, ये सब सोचते सोचते आकाश बेचैन होने लगा था। वो एक बार फिर घर से निकल पहाड़ी वाले मंदिर की ओर चल पड़ा, बाबा जी से मिलने। आकाश मंदिर पहुंच सबसे पहले भगवान को प्रणाम कर ऊपर पहाड़ी की अंतिम चोटी पर चला जाता है और बस बाबा जी का स्मरण करने ही वाला होता है, तभी उसका फ़ोन बज उठता है। फ़ोन जेब से निकाल जैसे ही वो नंबर देखता है, अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो फ़ोन आकाशी का होता है। आकाश जैसे ही फ़ोन उठाता है, उधर से आकाशी की आवाज़ आती है, आज तो मेरी सुबह हुई ही नहीं। किसी ने मुझे गुड नाइट बोलकर सुला तो दिया था, लेकिन मॉर्निंग विश करके उठाना भूल ही गए। आकाश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उसे सॉरी बोलकर गुड मॉर्निंग विश करता है। आकाशी बोलती है, ऐसे माफ़ी नहीं मिलने वाली है तुम्हें। आज तुम्हें मुझे अपना शहर घुमाना होगा। वैसे भी किसी ने मुझसे कहा था कि उसे दोस्ती निभानी नहीं आती, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं अपने दोस्त को दोस्ती निभाना सिखाऊं।
आकाश को बस जैसे उसकी बातों में खोया हुआ होता है। तभी फिर उधर से आवाज़ आती है कि तुम आ रहे हो ना मेरे घर, या मैं आ जाऊँ तुम्हारे घर? आकाश उसकी आवाज़ सुनकर जैसे किसी ख्वाब से जागता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है, नहीं, वो मैं अभी कुछ देर घर पर नहीं हूँ, कुछ काम से बाहर आया था, तो हो सकता है हम किसी और दिन चलें? आकाश की बात सुन आकाशी मायूस होकर बोलती है, किसी और दिन? तो आज मैं क्या करूं? उसे इस तरह उदास देख आकाश बोलता है, अच्छा तुम उदास मत हो, तुम आराम करो, शाम तक मैं अपना काम निपटा कर तुमसे मिलने आता हूँ। और अगर थोड़ा लेट हो जाए तो प्लीज़ नाराज़ मत होना, मैं आऊँगा ज़रूर। उसकी इतनी सीधी और सच्ची बातें सुनकर आकाशी मुस्कुराते हुए बोली, तुम अगर इतने प्यार से बोलोगे तब तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी इस बात पे आकाश हंस देता है और बाय बोलकर फ़ोन रख देता है। आकाशी से बात कर आकाश को एक अलग ही अनुभूति होती है। उसे सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लगता है। थोड़ी देर इस एहसास को अपने अंदर भर कर आकाश फिर से गीता के बारे में सोचकर बाबा जी का ध्यान करता है। बाबा जी तत्काल उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। आकाश उन्हें प्रणाम कर बुलाने का कारण बताता है। वो उन्हें बोलता है, आज मेरी मानसिक स्थिति ठीक है कल की अपेक्षा। आप कृपया करके मुझे आगे क्या हुआ ये बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि गीता के साथ आगे क्या हुआ। क्या तांत्रिक अपने मंसूबों में कामयाब हो गया? और आपके साथ क्या हुआ? नंदू का क्या हुआ? उसके इतने सारे सवालों को सुनकर बाबा जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ तुमसे ही जुड़ा है और जो तुमसे उस जन्म में छूट गया था, उसे इस जन्म में पूरा करना है तुम्हें। आकाश उनकी ओर आश्चर्य से देखता है और पूछता है कि क्या है, क्या था जो छूट गया था? वो तांत्रिक गीता को ले गया था, तो क्या उसने उसकी बलि नहीं दी क्या? उसकी इतनी जिज्ञासाओं को देखकर बाबा जी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे वर्तमान से फिर उसी जगह ले जाते हैं, जहाँ नंदू को मार वो तांत्रिक गीता को ले गया था। आकाश देखता है कि तांत्रिक अट्टहास करते हुए गीता को घसीटते हुए जंगल की ओर ले जा रहा था। नंदू का मृत शरीर जमीन पर पड़ा था और सिद्ध बाबा घायल अवस्था में कुछ प्रयोग कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उनका प्रयोग पूरा हुआ और उन्होंने मुस्कुराते हुए जाते हुए तांत्रिक की ओर देखा। फिर आंख बंद कर बहुत ही तेज आवाज में एक मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र के प्रभाव से जैसे समय की गति रुक गई और बाबा जी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला, जो कि गीता के शरीर को छूता हुआ विलीन हो गया। बाबा जी वहीं निढाल हो गए। तांत्रिक जब तक कुछ समझता, सब कुछ सामान्य हो गया था। एक बात जो असामान्य थी, वो था उसके हाथ में जो गीता का हाथ था, उस हाथ को छोड़कर गीता का पूरा शरीर पत्थर का बन चुका था। तांत्रिक आश्चर्य से गीता को देख रहा था, जो अब एक मूर्ति का रूप ले चुकी थी। उसका हाथ तांत्रिक के पकड़े होने के कारण उस हाथ पर बाबा जी के मंत्रों का असर नहीं हुआ था। तांत्रिक जोर से चीख पड़ा। बाबा जी के कारण एक बार फिर उसका तंत्र अधूरा रह गया था। अब वो इस मूर्ति बनी गीता की बलि नहीं दे सकता था। इस समय तांत्रिक का गुस्सा अपने चरम पर था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन अंगारों से पूरा जंगल जल उठा था। लोग तेजी से भाग रहे थे। थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया। वो तांत्रिक गीता के शरीर को ले अपने मंत्र स्थल पर चला गया था। आकाश आश्चर्य से बाबा जी की ओर देखते हुए अभी हुई घटना को समझने का प्रयास कर रहा था। बाबा जी उसको देख मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख उसे वर्तमान में ले आए। फिर आकाश की ओर देखते हुए बोले, यही छूट गया था जिसे अब तुम्हें पूरा करना है। आकाश बाबा जी की ओर नासमझी वाले भाव से देखते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं, कृपया करके मुझे स्पष्ट रूप से अभी हुई घटनाओं के बारे में समझाइए। तब बाबा जी बोले, उन अंतिम क्षणों में मैंने अपने शरीर की सारी ऊर्जा एकत्रित कर मंत्रों की शक्ति से गीता को एक पत्थर में परिवर्तित कर दिया था, जिससे वो तांत्रिक उसकी बलि न दे पाए और उसका तंत्र अधूरा रह जाए। लेकिन
उसने गीता का हाथ पकड़ रखा था, जिस कारण गीता के उस हाथ पर मेरे मंत्र काम नहीं कर पाए और उसका एक हाथ सामान्य अवस्था में रह गया। मैंने अपने शरीर की सारी ऊर्जा लगा दी थी इस कार्य के लिए, इसलिए मुझे उस शरीर का त्याग करना पड़ा। अब मैं चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, किंतु मैंने उसकी विधि में विघ्न जरूर डाल दिया था। उस अर्थ मूर्ति गीता की बलि को तांत्रिक नहीं दे सकता था। बलि देने के लिए उसे गीता को सामान्य करना होता। तांत्रिक अब अपने मंत्रों के प्रयोग से गीता के शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की कोशिश कर रहा है और मैं तुम्हारे नए शरीर में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक तुम ही हो जो उस तांत्रिक के तंत्र को विफल कर गीता को मुक्त कर सकते हो। उस कार्य के लिए पहले हमें उस तांत्रिक की गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी और मौका देख गीता को मुक्त कराना होगा। उनकी बातों को सुन आकाश बोला, लेकिन अभी तक तो उस तांत्रिक ने गीता को ठीक कर उसकी बलि दे भी दी होगी। वो तो बहुत ताकतवर तांत्रिक था ना। उसकी बात सुन वो बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, ये इतना भी आसान नहीं था। उसकी काली शक्तियां बहुत प्रबल थी, लेकिन भगवान की शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। गीता को सामान्य करने के लिए उसने शैतान की पूजा शुरू कर दी और बलियों का सिलसिला एक बार फिर से चल पड़ा। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार बलि से उस तांत्रिक की शक्तियां नहीं बढ़ रही थी, बल्कि एक एक कर गीता के अंग में जान आ रही थी। धीरे धीरे कर उस तांत्रिक ने गीता के आधे शरीर को जीवित कर दिया। अब सिर्फ कुछ अंग ही बचे हैं, इसलिए हमें जल्दी ही उस तांत्रिक की विधि को रोकना होगा। आज से ठीक 6 महीने बाद ऐसा योग लगने वाला है जब वो तांत्रिक एक विशेष अनुष्ठान कर गीता के बचे हुए शरीर को पुनः सामान्य कर देगा और फिर उसकी बलि देगा। इन 6 महीनों में मैं तुम्हें मंत्रों का उपयोग करना सिखाऊंगा जो तुम्हारी मदद करेंगे उस तांत्रिक से लड़ने में। इसके लिए तुम्हें मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनना होगा। बाबा जी आकाश से योग कर अपनी मानसिक स्थिति सुदृढ़ करने को कहते हैं और उसे मंत्रों की शक्ति का उपयोग सिखाने की बात बोलते हैं। तभी आकाश का फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन देखता है तो उस पर आकाशी का नंबर फ्लैश हो रहा था। ये देख वो बाबा जी की ओर देखने लगता है। बाबा जी उसे फ़ोन उठा लेने की बात को बोलते हैं। आकाश जैसे ही फ़ोन उठाता है, उसके बोलने से पहले ही उधर से आकाशी की आवाज़ आती है। वो सीधे पूछती है, वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मुझे पूछना था कि हम किस नाइट क्लब में घूमने जाने वाले हैं। आकाश उसकी बात सुन हैरानी से पूछता है, हम नाइट क्लब क्यों जाएंगे? हमारी बात तो शहर घूमने की हुई थी ना। इस पर आकाशी गुस्से में बोलती है, तो क्या रात में मुझे जंगल घुमाने का इरादा है तुम्हारा? तुमने दिन में आने को बोला था और अब शाम होने वाली है, तो तुम्हारी टाइमिंग देखकर मुझे लगा तुम मुझे शायद नाइट क्लब घुमाओगे। आकाश उसकी बातों का मतलब समझ मुस्कुराते हुए बोला, हमारे शहर में पहाड़ों में डूबता हुआ सूरज देखने का एक अलग ही नज़ारा है और आज मैं तुम्हें वही दिखाने की सोच रहा था। वैसे अगर तुम्हारा इरादा नाइट क्लब का है तो बोल दो, हम वहीं चलते हैं। आकाश की बातें सुन आकाशी मुस्कुराते हुए बोलती है, अब अगर ज़्यादा इंतज़ार करवाया ना तो पहले ही दिन दोस्ती की जगह दुश्मनी हो जानी है। इतना बोल आकाशी फ़ोन रख देती है। आकाश शर्माते हुए बाबा जी की ओर देखता है और बोलता है, मैं कल ही इससे अपने जन्मदिन की पार्टी में मिला था, लेकिन ये ऐसे हक जता रही है जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। उसकी बात सुन बाबा जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम्हें मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है और हर इंसान की ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा होना ज़रूरी है जो पल में ही आम से खास हो जाता है और मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी उस खास इंसान का आगमन हो रहा है। ये लड़की तुम्हें मानसिक संबल प्रदान करेगी। इतना कहे बाबा जी कल सुबह सूर्योदय के समय मिलने का बोल अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आकाश बाबा जी की बातों का अर्थ समझ मुस्कुरा देते हैं। आखिर कहीं ना कहीं उसके दिल में भी आकाशी वो जगह बना चुकी थी।
वो तेजी से वहां से निकल आकाशी के घर की ओर चल देता है। अपने घर पर आकाशी तैयार हो आकाश के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आकाश अपनी बाइक ले उसके घर के आगे रुकता है, आकाशी तेजी से घर के बाहर निकल जाती है। आकाश उसे देखकर अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। फॉर्मल ड्रेस और खुले बालों में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आकाशी उसके आगे हाथ हिलाते हुए बोलती है, अब चलें, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। आकाश उसे बैठने को बोलता है और फिर दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। वो उसे लेकर एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी के किनारे ले जाता है, जहाँ से दोनों पैदल ऊपर जाते हैं। ऊपर पहुँच वहाँ का नज़ारा देखकर आकाशी मंत्रमुग्ध हो जाती है। वहाँ से पूरा आसमान लाल नज़र आ रहा था। डूबता हुआ सूर्य अपनी आभा पूरे आसमान में फैला रहा था और नीचे गिरते झरने पर जब वो रोशनी पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पानी सूर्य के लाल रंगों से रंग गया हो। आकाशी बस शांत हो उस दृश्य को निहार रही थी। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत जगह और ऐसा सुंदर नज़ारा नहीं देखा था। वो इस खूबसूरती को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। उसे इस तरह प्रकृति में खोया देख आकाश बस एकटक उसे ही निहार रहा था। इस डूबते रंगीन शाम में उसे आकाशी पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। यूं तो आकाश बहुत बार इस जगह सूर्य अस्त देखने आया करता था, लेकिन आज मौसम में एक अलग ही रोमानियत महसूस कर रहा था। वो थोड़ी देर में जब सूर्य पूरी तरह डूब जाता है और अंधेरा बढ़ने लगता है तो आकाश उसे घर चलने को बोलता है। आकाशी उसका हाथ पकड़ इस खूबसूरत पल से उसे मिलाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। आकाश बस मुस्कुरा देता है। फिर दोनों नीचे झरने के पास पहुंचकर कुछ देर आराम करते हैं। इतनी देर में आकाश वहीं पास की चाय की दुकान से 2 कप चाय और पकौड़े लेकर यहाँ आ जाता है। दोनों वहीं बैठकर झरने के शांत जल को देखते हुए चाय और पकौड़े खाने लगते हैं। आकाशी कहती है, आकाश, यहाँ हम एक बार और आ सकते हैं क्या? फिर से? मेरा मन तो आज भरा ही नहीं। कल हम यहाँ थोड़ी देर जल्दी आएंगे। अभी तो अंधेरा होने लगा है। कल मैं इस झरने के पास और देर तक बैठना चाहती हूँ। आकाश सहमति में अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, क्यों नहीं? अगर तुम्हें ये जगह पसंद आई तो हम यहाँ फिर आ जाएंगे। वैसे ये जगह मेरी फेवरेट जगहों में से एक है। मैं अक्सर यहाँ शाम के वक्त आता हूँ। ये जगह मुझे अलग ही सुकून देती है। उसकी बात सुनकर आकाशी मुस्कुराते हुए कहती है, तो तय रहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मुझे रोज़ यहाँ लेकर आओगे और साथ में ये चाय और ये पकोड़े भी मुझे खिलाओगे। उसकी बातों को सुन आकाश हंसते हुए बोलता है, तुम्हें सूर्य अस्त में इंटरेस्ट है या पकोड़ों में? आकाशी मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इन सब से ज़्यादा तुम में इंटरेस्ट है तो? आकाश उसकी बातों का मतलब समझकर मुस्कुरा देता है। फिर दोनों थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर घर की ओर निकल जाते हैं। वो आकाशी को उसके घर छोड़ अपने घर चला जाता है। आज आकाश अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रहा था। आकाशी उसकी ज़िंदगी में बारिश की एक रिमझिम फुहार बनकर आई थी। उसका मासूम दिल जो कब से बस अपनेपन के अभाव में बंजर हो चुका था, आज आकाशी के अपनेपन पाकर खिल उठा था। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आया, दरवाजे पर ही उसके पिता उसका इंतज़ार करते उसे मिल गए। वो आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहे थे, इसलिए आकाश बिना उनकी ओर देखे अपने कमरे की ओर जाने लगा। लेकिन उन्होंने उसे रोकते हुए अपने पास बुलाया और गुस्से में बोले, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? आकाश नासमझी वाले भाव से उन्हें देखते हुए बोला, अब मैंने क्या कर दिया? इस पर वो चिल्लाते हुए बोले, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? रोज़ सुबह कहीं चले जाते हो और देर शाम घर लौटते हो। ना कॉलेज जाते हो, ना मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो। घर में किसी को कुछ बताते भी नहीं हो, कहाँ जा रहे हो, कब लौटोगे? तुमने इस घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? जब मर्जी जाना, जब मर्जी आना।
तुम्हारी ये मनमानी अब और नहीं चलेगी। या तो तुम घर में एक जिम्मेदार सदस्य की तरह रहो या कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लो। आकाश की आंखों में पानी आ जाता है। उसकी सारी खुशी काफूर हो चुकी थी। वो बस इतना ही कह पाता है कि मैं बाहर था और अगर घर में किसी को मेरी चिंता थी तो मुझसे फ़ोन कर भी पूछा जा सकता था कि मैं कहाँ हूँ। इस तरह मेरा इंतज़ार और इतना स्वागत करने की क्या ज़रूरत आ गई आज। और वो तेज़ कदमों से अपने कमरे में चला गया। पीछे से सब लोग बस उसे जाते हुए देखते रह गए। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं और कमेंट करके आप बताइएगा कि कहानी अभी तक आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि पसंद नहीं आती है तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।